हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो हमारा जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है ना, सबसे पहली बात इसमें यह समझ लो कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो जितनी प्रैक्टिस करेगा एग्जाम में उसके परफॉर्मेंस उतने ज्यादा अच्छे लेवल पर जाएंगे। तो सर ये फिर इंपॉर्टेंस नाम की चीज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आई कैसे? देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको फिक्स करने ही करने हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन कुछ चैप्टर्स के बीच में जो होता है ना, वो ऑप्शन आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन आता है जहां पर एनी वन आपको अटेम्प्ट करना रहता है, दो क्वेश्चन में से। तो वहां पर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और आज मैं अपना पॉइंट व्यू इस पे बताने वाला हूँ कि भाई आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चों की प्रिपरेशन अभी भी नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो मतलब इतना बहुत ज्यादा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। अभी बोर्ड एग्जाम को कुछ टाइम है, जो 40-45 दिन, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो आप। और देख लो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए मुझे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात की ये चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चों को आता दोनों रहता है, बट दोनों एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, और वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं और वहां पर मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम वो सारे टॉपिक को चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन को वहां पर हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में अवॉइड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है। सबसे पहले देखते हैं भाई कि जो हमारे दो फिक्स क्वेश्चन है 12-12 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। 12 मार्क्स के लिए यानी दो क्वेश्चन का अगर मैं 12-12 जोड़ू तो 24 मार्क्स। 24 मार्क्स आपके यही दोनों चैप्टर, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में आने वाले हैं, एनपीओ और फाइनल अकाउंट। तो ये फाइनल अकाउंट और एनपीओ का तो मैं आप सभी को मतलब ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को ये दोनों चैप्टर्स आते होंगे, ठीक है, क्योंकि एनपीओ और फाइनल अकाउंट लगभग लगभग सेम होता है। दोनों के अंदर बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा एमपीओ में एक्सपेंडिचर और पेमेंट का इनकम होगा और एक्सपेंडिचर का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो वहां पर मैं आप सभी को यह अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को ये दोनों चैप्टर तो आने ही चाहिए। मतलब क्या, एनपीओ में सिर्फ अगर आपने पोस्टिंग करके आई है, या फाइनल अकाउंट में आपने सिर्फ पोस्टिंग भी करके आई है, अगर आपने एडजस्टमेंट भी नहीं किया है, तो भी आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स तक मिलना बहुत बड़ी बात होती है बीके के अंदर, क्योंकि अगर 6 मार्क्स यहाँ पर मिल गया, 6 मार्क्स फाइनल अकाउंट में, तो भी आप 12 मार्क्स कवर कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स के साथ आपको अगर आपने किया है तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिलते हैं, अगर आपने पूरी एडजस्टमेंट सही से की। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ये जो फाइनल अकाउंट और एनपीओ का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन की रखी है। नहीं भी की है ना, तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। ऐसी बात नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, हाँ, लेकिन आप सभी को प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से बोर्ड की पेपर जो है वो नजदीक आते ही जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो न्यू ईयर है वो चालू हो गया, और न्यू ईयर के साथ आपके प्रीलिम्स के पेपर, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल, ये सारा बर्डन आपको इसी जनवरी में पड़ने वाला है। तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लगातार चालू रखिए। और जो ये फाइनल अकाउंट का 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का एनालाइज करके एक ही क्वेश्चन निकाला है, जिसके अंदर आपका पूरा फाइनल अकाउंट आ गया है। तो जिस किसी को भी अगर उस फाइनल अकाउंट की अगर फोटो वगैरह या पीडीएफ चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो जल्दी से जाइए वहां पर, और आप लोगों को डायरेक्टली लिंक आपके डीएम में मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई एनपीओ। एनपीओ भी सेम फाइनल अकाउंट के जैसा ही है, सारे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। थोड़ा सा वहां पर सब्सक्रिप्शन का जो चीजें आ जाती हैं, आउटस्टैंडिंग, करेंट और एडवांस वाली, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को आता है, ठीक है। ये रही भाई एनपीओ और फाइनल अकाउंट, जो कि फिक्स क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है जो ऑप्शनल, जो आपके चैप्टर्स हैं ऑप्शनल, उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है एडमिशन और रिटायरमेंट। दोनों क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B करके आता है, फाइनल अकाउंट और सॉरी एडमिशन और रिटायरमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है आप लोग देख लीजिए भाई, कि जो एडमिशन का है ना, यहां पर मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूं भाई आप लोग रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन है ना उसको अटेम्प्ट करो। अब आप पूछोगे सर कि एडमिशन क्यों नहीं, तो एडमिशन जो एक टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है। देखो, जिन्होंने प्रिपरेशन की है उनको दोनों टॉपिक आते होंगे, क्योंकि जिसको एडमिशन आएगा उसी को रिटायरमेंट आएगा।
पर रिटायरमेंट में आप लोगों को इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिटायरमेंट का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर टोटल 4 ही एंट्रीज है। पांचवी जो एंट्री है वो कभी कभार आता है जब वो बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी गुडविल दिया होता है। नहीं दिया है ना भाई, जो ये रिटायरमेंट की एंट्री होती है ना, वो सिर्फ 4 होती है। जब आपका फर्म जो पार्टनरशिप का जो अमाउंट होता है वो गुडविल का, वो या तो रेज हो जाता है या तो रिटर्न ऑफ हो जाता है। तो वहां पर वो 4 ही एंट्रीज है, और वही 4 ही एंट्रीज के अंदर पूरा रिटायरमेंट खेलते रहता है। जबकि एडमिशन में आपको थोड़ा सा पता करना होता है कि कब पार्टनर आया कब पार्टनर गया, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ भाई आप लोग रिटायरमेंट करो, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग भी करके आई है ना, तो वहां पर 6 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम थिंग होती है, क्योंकि आप लोगों को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज और मतलब ये चीजें आप लोगों को आती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट आप लोगों को थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, और वो 6 मार्क्स आराम से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी करके डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर मुझको पता है कि आप सभी को एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है देखने के बाद, वो होता है डिसोल्यूशन। और मैं भी आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग आपके बोर्ड एग्जाम में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ही अटेंड करो। अगर आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रखा है ना, तो भी मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि प्लीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन है उसको प्लीज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करके आना। क्यों अवॉइड करके आना, उसका रीजन है भाई कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग टाइप से, आपके बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, बट बोर्ड के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और वहां पर आप लोगों को अगर कुछ भी एडजस्टमेंट में आगे पीछे हुआ, तो वहां पर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा मतलब कट जाते हैं, और वहां बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, यार मार्क्स क्यों बढ़ गए, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है, सबको दिमाग में बैठाना उतना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेरिजन टू योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज वहां पर सिर्फ आपको डायरेक्टली जो रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनता है, वहां पर टू सन्ड्री एसेट लिखा, जितने एसेट से सब लिख दो, फिर टू सन्ड्री बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी है वो पूरी लाइबिलिटी, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ रियलाइजेशन कर दो दोनों का, और बैंक के डेबिट साइड क्रेडिट साइड उस तरह से अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन के अंदर आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी है, तो वो लर्निंग के लिए भी इजी होगा। थोड़ा एक ही दो क्वेश्चन है वो जो इंसॉल्वेंट वाला, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, बट आप लोगों को 3 सॉल्वेंट वाले 3 इंस्टॉलमेंट जब होते हैं तब वो क्वेश्चन नहीं आता, तो वही ही क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर, उसको करने की जरूरत नहीं है। 2 पार्टनर्स तक के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है उनको प्लीज से सॉल्व करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन पूछ ले। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को सब लोग जानते हैं भाई कि इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग में आप लोगों को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, वो क्वेश्चन कौन सा है, इश्यू ऑफ शेयर। मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या भाई, जर्नल एंट्री है। सेकेंड थिंग है, उसके अंदर जो शुरू की एंट्रीज है ना, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, यहाँ पर जो ड्यू की एंट्री होती है वो एज इट इज सेम होती है, तो वहां पर 1 मार्क्स आप लोगों को फिक्स है। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की एंट्री फिक्स होती है, और सिर्फ आपको शेयर फॉर फ्यूचर, कॉल्स इन एरियाज, यही 2-3 टॉपिक्स है जो आपको अपने दिमाग में उसकी एंट्री बैठानी है। अदरवाइज आपको पूरी सारी चीजें A to Z आनी ही चाहिए, और आती होंगी, सीधी सी बात है। लास्ट ईयर थोड़ा मतलब लास्ट टाइम आ गया, तो इतना तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहोगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स का आप लोगों को वो शुरू की एंट्रीज आती होंगी। तो शेयर फॉर फ्यूचर और आपका जो ये है कॉल्स इन एरियाज हो गया, या ट्रांसफर टू द कैपिटल, वो वाला जो क्वेश्चन है वही थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पर मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग प्लीज इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एज कंपेरिजन टू योर कंप्यूटर अकाउंटिंग। आप बोलोगे सर कंप्यूटर अकाउंटिंग क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उसका रीजन है कि भाई वो थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा थियोरेटिकल जो आपका चैप्टर है, तो वहां पर आंसर लिखने होते हैं, और ज्यादातर आंसर ही पूछते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स से जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर वो 8 मार्क्स पूरे लिखने के लिए आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और 8 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को रेफर कर रहा हूँ, प्लीज इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। क्योंकि वहां पर अगर आपने फॉर्मेट भी अच्छे से बनाया है, 1-2 एंट्री भी पास की, तो 2-3 मार्क्स जितने भी एंट्रीज के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। पर वहां पर जो कंप्यूटर अकाउंटिंग है, वहां पर मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या कहता है भाई, डेप्थ और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ये दोनों क्वेश्चन है ना, इनकी जो कैपेबिलिटी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेप्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो एज कंपेरिजन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी है, और लेकिन दोनों आप देखने जाओ तो ये दोनों ही इजी है, क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल बैलेंस शीट आती है। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है बच्चे लोगों को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, बट एज इट इज
योर रिटायरमेंट, एज इट इज योर डिसोल्यूशन, एज इट इज रहेगा आपका कौन सा, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन चारों के टॉपिक सेम है, सिर्फ डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन की रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन बनता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पर रिवैल्यूएशन है वहां पर रिवैल्यूएशन ही आना चाहिए, जहां पर रियलाइजेशन है वहां पर रियलाइजेशन ही आना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फॉर्मेट बनाते टाइम बच्चे डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। बैलेंस शीट के ऊपर डेट डालना भूल जाते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है, तो मार्क्स कटते हैं ऐसी सब चीजों की वजह पे। बच्चों लोग को आता है बैलेंस शीट बनाना, हर चीज टैली वगैरह सब परफेक्ट होता है, बट स्टिल मार्क्स नहीं आते। उसका रीजन यही है कि आप लोगों के फॉर्मेट अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं होते। डेथ ऑफ पार्टनर एक इजी टॉपिक है, आप लोगों को 3 स्टेप्स हैं गुडविल काउंटिंग करने के लिए, कितने ईयर का है वो ध्यान रखना है, और वो तीसरी चौथी एंट्रीज है, और वहां पर भी चीजें बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेरिजन टू योर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि थोड़ा वर्टिकल बैलेंस शीट बच्चों को समझने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो आई वुड प्रेफर कि भाई आप लोग ये चीज पूरी, जो डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, इश्यू ऑफ शेयर्स का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो, यहाँ पर रिटायरमेंट और यहाँ पर डिसोल्यूशन। तो आप लोगों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, आप ये 5 टॉपिक, सॉरी 4 टॉपिक इसको अटेम्प्ट कीजिए, और ये आपको जो 2 फिक्स है उनको तो करना ही करना है भाई, वो 24 मार्क्स के एकदम फिक्स टॉपिक आते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप सभी को ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब क्या 10 के 10 चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप बोलोगे सर इतना सारा पढ़ना, और साथ ही साथ भाई इको भी कवर करना है, बी और इकोनॉमिक्स कवर करना है, ओसीएन कवर करना है, जिनका एसपी है एसपी कवर करना है, जिनका मैथ्स है उनको मैथ्स कवर करना है, तो इतनी सारी चीजें इन 30 डेज के अंदर कैसे पॉसिबल होगी? बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। आप लोग सीधी सी स्ट्रेटेजी है, एक सब्जेक्ट मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट, मतलब क्या, एक अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो एक थ्योरी। जिनका मैथ्स है उनके लिए, जिनका मैथ्स नहीं है भाई आप लोग पेपर सॉल्व करना चालू करो। मैथ्स है एज वेल मैथ्स नहीं है भाई, आप लोग पेपर करना चालू करो। एक दिन का एक पेपर का टारगेट रखेंगे तो 30 दिन के अंदर 30 पेपर सॉल्व होते हैं। अगर 30 दिन में 30 पेपर जिस बच्चे ने सॉल्व कर दिए ना, उसका बोर्ड एग्जाम में 75+ % आना ही आना है। ठीक है, अभी से मैं प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, जिस बच्चे की 1% प्रिपरेशन नहीं हुई, अगर उसने 30 दिन के अंदर 30 पेपर सॉल्व कर दिए ना, 75% आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट के डेज में पढ़ के मार्क्स नहीं आते हैं, बिल्कुल आते भाई। कि अगर 30 दिन के अंदर अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है, 30 दिन के अंदर 30 पेपर सॉल्व करने की, तो यहाँ पर आप लोगों को 75%, 1% अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भी आप स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। बहुत इजी टॉपिक्स है, और ये सारे टॉपिक्स अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे फॉर्मेट्स के साथ ड्रॉ किए हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।